नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमसे चंद घंटे पहले नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की इस्लामाबाद में मीटिंग हुई, जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने की। उनकी कैबिनेट के तमाम रुफ़क़ाकार कैबिनेट मेंबर भी उसमें थे और पाकिस्तान के तमाम सूबे और जो डिपेंडेंट टेरिटरीज़ हैं उन्होंने भी वीडियो लिंक के ज़रिए इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। जिसके बाद ये फ़ैसला किया वज़ीर-ए-आज़म ने एक मुख्तसर खिताब किया कौम से, जिसमें उन्होंने सारी सूरत हाल एक्सप्लेन की। उसके बाद ये फ़ैसला हुआ कि स्कूल और कॉलेज और मैरिज हॉल जो हैं वो बदस्तूर बंद रहेंगे, ताहम मार्केट्स जो हैं वो खुल जाएंगी। मार्केट्स हफ्ते में 5 दिन खुली रहेंगी, 2 दिन बंद रहेंगी। और ये तकरीबन लॉकडाउन जो है वो बहुत हद तक जिस एक शिद्दत में था उसको एक मतलब उसमें बहुत एक कमी आ गई है। कमी कुछ हुकूमत की तरफ से आएगी, कुछ लोगों की तरफ से आएगी। इसकी अहमियत क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, अब तक जो कुछ फैसले किए गए फिर वो कितने लॉजिकल और मंतकी थी, इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर जनाब असद उमर साहब जो हैं वो मेरे साथ हैं। असद उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम। असद साहब, एक सवाल अब लोगों के जहन में आता है कि प्राइम मिनिस्टर तो ने आज भी ये कहा कि अगर 18th अमेंडमेंट ना होती और जिस तरह के पाकिस्तान के मखसूस हालात हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल, तो मैं इस किस्म के लॉकडाउन के फेवर में नहीं था। इसका फिर क्या मतलब है कि वफाकी हुकूमत और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी इस नतीजे पर पहुंची है कि जिस किस्म के हम लॉकडाउन करते रहे हैं सूबों में, उसकी ज़रूरत नहीं थी। एक स्मार्ट लॉकडाउन ही की ज़रूरत थी कि स्कूल कॉलेज बंद कर देते, मैरिज हॉल्स बंद करते, शॉपिंग मॉल्स बंद करते, स्विमिंग पूल, जिमनेजियम, इस किस्म की चीज़ों को बंद करते, और जो सब कुछ किया जिसके नतीजे में कारोबार तबाह हो गए, वो ज़रूरी ही नहीं था। जी, वज़ीर आज़म ने ये आज पहली दफ़ा नहीं कहा, ये तो कई दफ़ा वो पहले भी बात कर चुके हैं। और उनके ओपिनियन यही था कि जो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं वो काम जिसकी जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं सिर्फ उनको टारगेटेड तौर पे बंद किया जाए। अदरवाइज जो ब्रॉड बेस लॉकडाउन है उसकी जो कीमत अदा करनी पड़ती है पाकिस्तान के या किसी मुल्क के भी कमज़ोर तबके को, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उन्होंने आज पहली दफ़ा नहीं की, तो कई दफ़ा पहले बात कर चुके हैं। और दुनिया में जैसे जैसे आगे मामला चला है, मैं आपको तो मोहित वो हमेशा शुरू में सवाल ये पूछते थे, अच्छा ये बताओ 4 हफ्ते बाद क्या होगा। तो ये क्या 4 हफ्ते बाद कोरोना खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, अच्छा 8 हफ्ते बाद क्या होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया जो है वो तमाम उसी नतीजे पे पहुंच गई है कि ये वबा हमारे साथ है, हमने इसके साथ जिंदगी गुजारनी है, महफूज होकर गुजारनी है, लेकिन एक लंबे अरसे के लिए गुजारनी है। वो 12 माह होते हैं, 18 माह होते हैं, वो पता नहीं वैक्सीन कब आती है इसकी। फिलहाल ये वबा हमारे साथ है और निज़ाम ज़िंदगी बंद करके ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। तो ये तो अब तकरीबन तमाम दुनिया में हो गया। इंडिया ने आपने देख लिया होगा, उन्होंने मरहलावार चीज़ें खोल दी हैं, कई चीज़ें उन्होंने वो खोल दी हैं जो हमारी आज भी बंद है। मसलन रेस्टोरेंट जो है हमारे सिर्फ टेक अवे अलाउड है, उन्होंने वो भी खोलने का ऐलान कर दिया। तो तमाम दुनिया इसी तरफ अब बहालत मजबूरी जाना पड़ रहा है तमाम दुनिया को। तो असद उमर साहब, जो कहा जा रहा है कि खुद वज़ीर-ए-आज़म ने भी इशारा किया कि 5 करोड़ लोग जो हैं उनकी बहुत ही मुश्किल से ज़िंदगी गुजरी है पिछले 2-2.5 माह में, और कारोबार तबाह हो गए हैं, बहुत से कारोबार शायद बिल्कुल ही तबाह हो गए। वो जो सारी कॉस्ट है फिर वो कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, उसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे जो हमने सब कुछ किया। देखिए, ये कल कुछ एंकर्स को हमने बुलाया हुआ था 10-12 हमारे पास। मुझे आपका भी हमने अभी मिस यू। अच्छा, तो वो वहाँ 2-2.5 घंटे की हमारी नशिस्त हुई, तो मैं से वहाँ पे भी ये सवाल पूछा गया था और मैंने उनको बताया कि 15 मार्च को जिस वक्त ये प्रोजेक्शंस की गई, मैं उस वक्त उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने जो प्रोजेक्शंस की थी तो उसके मुताबिक हमारे 15 मार्च नहीं, 15 अप्रैल को, तो वो थी कि जून के 30 तारीख तक, यानी जून के एंड पर 12,000 वेंटिलेटर्स की जरूरत होगी। आज जो हमारा एक्सपर्ट्स का अंदाजा है वो जून के एंड पर 350 वेंटिलेटर्स की जरूरत है। हो सकता है 500 तक भी हो जाए। तो अगर 12,000 वाली प्रोजेक्शन वबा उस तरीके से फैलती, पाकिस्तान के अंदर उस किस्म का नुकसान होता, और ये सारी दुनिया में हुआ। शुरू की प्रोजेक्शन अगर आपको याद हो वो इंपीरियल कॉलेज की स्टडी के बाद वो बेतहाशा थी। अगर वैसे हालात पैदा होते तो फिर बंद करना ठीक था। आपको तो नहीं पता था कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा, एक नई वबा आई थी। तो एक लिहाज से आप कहेंगे ठीक भी आपने कर लिया कि शुरू में आपने एक फैसला कर लिया, लेकिन उसके बाद जब हकाइक सामने आते रहे और आपको पता चला कि नहीं, जो वो शुरू के खदशात थे
मुश्किल हालात है, खतरनाक चीज है, ऐसा नहीं है कि ये कोई चीज खतरनाक नहीं है, लेकिन वैसी नहीं है जैसे हम शुरू में सोच रहे थे। तो जाहिर है आपको अपने फैसले तब्दील करते जाने चाहिए, और भाई हम बतदरीज करते गए। तो आप तो एनसीओसी को हेड करते हैं और वहाँ सारी इंफॉर्मेशन फ्लो करती है, सुबह डिपेंडेंट टेरिटरी से भी, इदारों से भी फ्लो करती है। आपका क्या अंदाज़ा है कि जिस तरह से अमेरिका में, बरतानिया में, इटली में, स्पेन में नुकसान हुआ है इंसानी जान का, वो सिचुएशन जब यहाँ डेवलप नहीं की, अभी 1500, खैर एक भी जान चली जाए बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन हमारे यहाँ अभी जो 1500 से ज़्यादा, 1500 से ज़्यादा डेथ्स हैं, जबकि अमेरिका में 1,03,000 से ज़्यादा डेथ्स हैं, बरतानिया में 40,000 से ज़्यादा डेथ्स हैं। तो इसकी क्या आप समझते हैं कि वजह है कि हमारे यहाँ इस वायरस का रिस्पॉन्स डिफरेंट है? जी बिल्कुल, जिस तरह आप अमेरिका से अगर आप कंपैरिजन करें तो अमेरिका जो है वहां पर पहला केस और पाकिस्तान में पहला केस लगभग एक ही टाइम पे हुए थे। अमेरिका में जरा सा कुछ दिन पहले हुआ था पाकिस्तान के पहले केस से, और आज अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं, पाकिस्तान में 1500 है। इसी तरीके से भारत में, जिसका साइज बहुत बड़ा है अमेरिका से, वहां पे तकरीबन 5000 इस वक्त अमवात हुई हैं। इसी तरीके से बांग्लादेश में भी कम है। ये मोहित कोई भी पूरे तरीके से अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर सका है। साइंस स्टडी कर रही है, इसको रिसर्च हो रही है कि इसकी वजह क्या है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कुछ ममालिक के अंदर ये बीमारी जो है ये बहुत महलिक साबित हुई है। यूरोप के ममालिक हैं, अमेरिका में भी अगर आप देखें तो मुख्तलिफ उनके जो एरियाज हैं उस पर मुख्तलिफ इम्पैक्ट नजर आया है। एक यूनिफॉर्म, क्योंकि बहुत बड़ा एक तकरीबन एक बड़े आजम ही है अमेरिका पूरा, तो वहां पे भी मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ इम्पैक्ट नजर आया है। अल्लाह ताला का करम यह है कि जनूबी एशिया जहां पर हम रहते हैं वहां पे ये वबा उतनी मोहलिक नहीं साबित हुई, और जब हम कह रहे हैं इतनी मोहलिक नहीं साबित हुई तो ये फर्क जो है ये कोई 19, 20, 30% का फर्क नहीं है, ये कोई 100 गुना का फर्क है स्पेन से, इटली से, यूके से। तो जो भी उसकी वजह हो, साइंस कभी ना कभी तो हमें इसका सही जवाब दे देगी, लेकिन फिलहाल जो है कयास आराई है, कोई एक जवाब ऐसा नहीं है जिस पे सबका इत्तेफाक हो। अच्छा, मैं 1-2 सवाल बजट पे पूछना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले 1-2 क्वेश्चन जो है इसके हवाले से। आज की जो एनसीसी की मीटिंग थी, जिसमें सूबों की भी रिप्रेजेंटेशन थी, चीफ मिनिस्टर्स की, और जो डिपेंडेंट टेरिटरीज हैं, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, उनकी भी थी। तो इससे पहले जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि सिंध से बहुत रेजिस्टेंस थी, आज़ाद कश्मीर का भी डिफरेंट, उनसे भी रेजिस्टेंस थी, गिलगित बल्तिस्तान को भी रिजर्वेशन थी, बलूचिस्तान की भी थी। तो अब जो प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पीच की है, जो उन्होंने फैसले किए हैं, क्या ये सबके यानी कंसेंसस का ये फैसला है, ये यहाँ पर भी ये है कि सिंध, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और तरह से इस पे फैसले करेंगे? नहीं जी, आज बल्कि सुबह के वक्त जो हमारा एनसीओसी का सेशन था, तमाम चीफ मिनिस्टर्स, और उसमें सिर्फ बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर सुबह वाली मीटिंग में नहीं आ सके थे, बाकी तमाम सूबों के वज़ीर आला भी थे, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला भी, और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म भी थे। वहाँ पे तो बहुत तफसीली बात हुई थी। सिर्फ एक चीज़ ऐसी थी जिसके ऊपर नेगेटिव लिस्ट के अंदर ज़रा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, और वो टूरिज्म की थी, और सिंध को नहीं एतराज़ था उसके ऊपर। उसके ऊपर दूसरे केपी को और गिलगित बल्तिस्तान को कुछ उस पर एतराज़ात थे, और वही आज फैसला किया गया है कि उसूली तौर पर तो टूरिज्म को खोला जाएगा, लेकिन वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा साथ बैठेंगे और अगले 2-3 दिन के अंदर करेंगे। बाकी ये यूनानिमस फैसला है, मुतफक्का राय से किया गया है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं थी। अच्छा, अब आप चूंकि एनसीओसी को हेड करते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है, ईद से पहले जो हमने उसको लूजन अप किया, जो थोड़ा सा ओपनिंग हमने की, और अब तो उसके बाद से अब तक क्या है रेट ऑफ इन्फेक्शन में, उसके कितना इजाफा हुआ उसके अंदर? देखें, ईद से आप समझ लें कि रमज़ान के वक्त तक, फरवरी के आखिर में पहला केस हुआ हमारा, मार्च में हमारी बंदिशें आई, तो मार्च के वक्त से लेकर मई के वक्त तक पाकिस्तान की अवाम ने, मैं बार बार क्रेडिट देता हूँ, एक काफ़ी हद तक जो हिफाजती तदाबीर थी उनको अपनाया और बड़ी एक जिम्मेदारी के एहसास का मुजाहरा किया। ईद से पहले 1 हफ्ता 10 दिन पहले जो शॉपिंग के लिए लोग बाहर निकले, और उसके बाद जिस तरीके से कई इलाकों में पाकिस्तान की ईद मनाई गई, वो बिल्कुल हमें लगा कि हिफाजती तदाबीर जो हैं वो बिल्कुल ना होने के लेवल के ऊपर आ गई थी। इसीलिए आज एनसीसी की मीटिंग सुबह एनसीओसी में भी और फिर एनसीसी मीटिंग के अंदर भी इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि हम चाहते हैं कि सबके पास अपने रोजगार कमाने का मौका हो,
और हर शख्स अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो सके और उसको किसी इमदाद की जरूरत ना हो। लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन हो सकेगा जब हिफाजती तदाबीर जो कही गई हैं उनके ऊपर अमल दरामद होगा। और अगर ये अमल दरामद नहीं होगा, क्योंकि ये बात बार बार कही जा चुकी है, तो फिर इंतजामी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है ना ये। जब हुकूमत एक सिग्नल देती है तो फिर अवाम का रद्द-ए-अमल तो मुख्तलिफ होता है। हुकूमत तो कह रही है कि एहतियात। मैं प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ, बिल्कुल हो सकता है। मसलन मैं एक चीज की मिसाल देता हूँ, हम ये कह रहे हैं कि SOP होगा कि नो मास्क नो सर्विस। आप मास्क नहीं पहन के आएंगे तो आपको दुकानदार जो है वो सामान नहीं देगा। ठीक हो गया। अगर इसकी वायलेशन होती हुई नजर आएगी, हम ग्राहक से नहीं पूछेंगे, क्योंकि ग्राहक तो बहुत सैकड़ों आएंगे वहां पर। हम उस एक दुकानदार से कहेंगे कि ये लीजिए जनाब, आपकी 3 दिन अगले दुकान बंद है क्योंकि आप जो है वायलेशन कर रहे थे। क्योंकि रोजगार कमाने का आपको हक हासिल है, लेकिन दूसरों की सेहत और जान खतरे में डालने का हक। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या करेंगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर सेम, जो बस का ओनर है, ड्राइवर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होगी। तो ये हम फिर भी जाहिर तरगीब ज्यादा करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंतजामी कार्रवाई करना चाहते, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो इंतजामी कार्रवाई भी की जाएगी। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। बजट जो है उस पर क्या तब्दीलियां लेकर आ रहे हैं? इस दफ़ा का जो बजट है, जाहिर है ये पहले जो बजट होते हैं उससे पहले भी सूरत हाल बड़ी मुश्किल थी मईशत की। आप तो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, अब तो सूरत हाल बहुत ही मुश्किल है। इस बजट में क्या ऐसी चीज़ें होंगी जो इस पूरी इमरजेंसी, इस पूरी सूरत हाल का मुकाबला करेंगी? बिजनेस को कैसे सपोर्ट करेंगे? जो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं उसका क्या होगा? जो बिजनेस बैठ गए हैं उसका क्या होगा? सर, बजट तो एक्चुअली फाइनेंस मिनिस्ट्री उस एक्सरसाइज को लीड करती है, तो मुझे उसके कोई तफसील तो नहीं पता है कि क्या चीज़ें बजट में शामिल करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन को 2-3 चीज़ें जिसके वज़ीर आज़म ने बड़ा जिनके ऊपर जोर दिया है, वो तरजीहात में जाहिर है एक सेहत का निज़ाम जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना और उस सेहत के निज़ाम की बेहतरी जो है एक तरजीह तो वो है। दूसरी जो है ऐसी पॉलिसीज लेकर आना जिससे इन्वेस्टमेंट यानी सरमायाकारी बढ़ सके और लोगों को रोजगार मिलने के अंदर फायदे हों। ये 2 बिल्कुल इस वक्त तरजीही चीज़ हैं। और जाहिर है कि क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर है, रेवेन्यू का लॉस हुआ है, तो वज़ीर आज़म की ये भी अहकामात हैं कि जितने भी गैर ज़रूरी अखराजात हों और जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में बेल्ट टाइटनिंग करने की ज़रूरत है, तो इसलिए मुश्किल फैसले अखराजात को कम करने के लिए भी लिए जाएंगे। अच्छा असद साहब, अब ऑपोजिशन ये कह रही है कि जो शुगर की रिपोर्ट आई है उसमें कम से कम PMLN का मौक़िफ़ ये है, बड़ा सख्त मौक़िफ़ है। उनको समझते हैं कि उन्होंने कह दिया कि जो एक्सपोर्ट है, रिपोर्ट कहती है वो फैसला जो था वो भी शुगर की कीमत में इजाफे का बायस बना। तो अब आप क्या समझते हैं कि एक्सपोर्ट का फैसला गलत था? तो पहली बात तो ये है कि उस एक्सपोर्ट के फैसले के अंदर ये लिखा हुआ था कि अगर कीमत में इजाफा होता हुआ नजर आए तो एक्सपोर्ट रोक दी जाए। अच्छा, तो पहली चीज तो ये उस फैसले के अंदर लिखी हुई है। वो एक अलग चैप्टर है कि वो किसने करना बताना था कि कीमत बढ़ गई है और डॉक्यूमेंट करना था। दूसरी चीज ये जो है, एक्सपोर्ट के अंदर मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। मेरा उस वक्त भी मेरे ख्याल में ये एक्सपोर्ट का फैसला सही था, मेरा आज भी ये फैसला है, आज भी ये मौक़िफ़ है। उसकी बड़ी सादा सी वजह है, 20 लाख टन चीनी जो थी वो सीजन स्टार्ट होते हुए मौजूद थी। उस साल जो पैदावार हुई चीनी की वो 52,67,000 टन हुई। ये मैं फोरकास्ट की नहीं बात कर रहा, हकीकत में जब साल खत्म हुआ तो 52,67,000 टन प्रोड्यूस हुई। ये उसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। और 52 लाख टन उसकी खपत है पाकिस्तान के अंदर, यानी उस साल की जितनी जरूरत थी उतनी पैदावार हुई। और 20 लाख टन चीनी पहले थी, 11 लाख टन का एक्सपोर्ट का इजाजत दी गई, हुई 8.5 लाख टन, 12.5 लाख टन फिर भी चीनी मौजूद थी। हाँ, ये जरूर हुआ कि मार्केट के अंदर वो जो सट्टेबाजी की बात की गई है, जो मार्केट में गेम चली, वो ये चली कि लोग मार्केट में खबर फैलाई गई जी क्योंकि एक्सपोर्ट हो रही है तो इसलिए चीनी की कमी हो जाएगी, और सट्टेबाजों ने उसकी कीमत बढ़ाई। तो असल चीज तो ये हुई कि चीनी की कमी ना होते हुए कीमत बढ़ी। असल चीज तो ये है, वो तो ट्रक की बात है कि एक्सपोर्ट थी कि नहीं थी। ठीक है, आपकी बात समझ आती है कि मार्केट ने, लोगों ने उसका फायदा उठाया और मार्केट ने एक डिफरेंट तरीके से रिएक्ट किया, एक पब्लिक सेंटिमेंट था। फिर वापस आ जाते हैं। अब NCOC में जो बातें आप इस्लामाबाद से करते हैं, आप करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, वो तो बड़ी लॉजिकल हैं, बड़ी मंतकी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जब हम उसको ग्राउंड पे देखते हैं, जो फुटेज आती है, जो लोगों का रवैया है, जो ईद से पहले हुआ, जो ईद के दिन हुआ इस्लामाबाद में, फैसल मस्जिद बंद करनी पड़ गई, शक्करपड़ी
बढ़िया डीसी को बंद करना पड़ गया, चिड़ियाघर बंद करना पड़ गया, दावाने को बंद करना पड़ गया। तो अवाम का जो रद्द अमल है वो हुकूमत की किसी भी चीज़ को एक डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं, उसका फिर क्या हल निकालेंगे? वैसे आप सख्ती करेंगे? मैंने जैसे कहा ना, देखें इतना बड़ा मुल्क है। हाँ नहीं, वो उसमें कोई शक नहीं, मुल्क बहुत बड़ा है, लेकिन क्योंकि आप जो इकदाम कर रहे हैं उसमें चंद लोगों के लिए तो शायद मुश्किल पैदा हो, लेकिन मजमूई तौर पे आवाम के लिए बेहतरी हो। तो मेरे पास अगर दो ऑप्शन हो और एक ऑप्शन ये है कि मैं सबके लिए मुश्किल पैदा कर दूं और सबको घर पे बिठा दूं और सबका रोजगार छीन लूं, या मैं रोजगार की सबको इजाजत दूं और जो उसके बाद उसको अपने इस हक को ठीक तरीके से इस्तेमाल ना करे, अपनी भी जिंदगी खतरे में डाले, दूसरों की भी खतरे में डाले, मैं उससे कम से कम कुछ अरसे के लिए वो रोजगार कमाने का मौका ले लूं वापस। मेरे ख्याल में 21 करोड़ अवाम की बहुत बड़ी जो तादाद है वो इस फैसले को सपोर्ट करेगी और कहेगी ये मंतकी फैसला है। चलिए, अल्लाह करे आपको इसमें कामयाबी हासिल हो, पाकिस्तानी कौम को भी कामयाबी हासिल हो। पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे थे, उनका पूरा मौक़िफ़ जो है, भरपूर मौक़िफ़ जो है, आपने 3 कम अज़ कम इशूज़ के हवाले से देखा। इस पर इतना ही, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और इशू पाकिस्तान की तरफ चलते हैं आफ्टर ब्रेक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, वक्फे से पहले आपने पाकिस्तान के फेडरल प्लानिंग मिनिस्टर जनाब असद उमर साहब को सुना, जिसका कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड ये था कि अब से चंद घंटे पहले, आज सुबह पहले NOCC की मीटिंग, NCOC की मीटिंग हुई जिसे असद उमर साहब हेड करते हैं। उसके बाद नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई जिसे कि प्राइम मिनिस्टर ने हेड किया, जिसमें चारों सूबों के वज़ीर आज़म भी मौजूद थे या उनकी वीडियो प्रेजेंस थी। उसके अलावा पाकिस्तान की जो डिपेंडेंट टेरिटरीज़ हैं, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, वहाँ की भी रिप्रेजेंटेशन थी। उसके बाद ये फैसला हुआ कि लॉकडाउन्स को रिलैक्स किया जाएगा, स्कूल, कॉलेज और मैरिज हॉल बदस्तूर बंद रहेंगे, ताहम तमाम मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स के समेत खोल दी जाएंगी। 5 दिन तक मार्केट जो है वो खुली रहेंगी, 2 दिन बंद रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी खोल दिया जाएगा। कुछ सज़ाएँ जो हैं वो अभी असद उमर साहब ने हमें बताया कि जो लोग फॉलो नहीं करेंगे इंस्ट्रक्शंस को, SOP को, अगर कोई दुकानदार जो है बगैर मास्क के अपने कस्टमर्स को सर्व करेगा, कस्टमर्स को नहीं पकड़ा जाएगा, दुकान को सील कर दिया जाएगा, उसे बंद कर दिया जाएगा। इस किस्म की बहुत सी चीज़ें जो हैं, इस किस्म की बहुत सी जो SOPs हैं, उस पर फेडरल हुकूमत ने एग्री किया और सूबों ने भी उस पर अब एग्री कर लिया। अब मुझे इस मौके पर ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के 2 इंतहाई प्रोमिनेंट बिजनेसमैन, बिजनेस लीडर हैं। अकील करीम देदी साहब जो कि चेयरमैन हैं AKD ग्रुप के, वो मुझे फ़ोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं। ज़ुबैर तोफ़ैल साहब जो कि साबिक सदर FPPCI के रह चुके हैं और चेयरमैन हैं तोफ़ैल केमिकल्स के, वो भी मुझे कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। मैं अकील करीम देदी साहब को, ज़ुबैर तोफ़ैल साहब को बड़ा वार्म वेलकम करता हूँ और इनसे समझता हूँ कि इस फैसले को जो आज NCOC ने, उसके बाद NCC ने फैसला किया, जिसके ऊपर वज़ीर आज़म ने एक मुख्तसर खिताब भी किया कौम पे, इसे पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी कैसे देखती है? अकील करीम देवी साहब, आपको क्या लगता है कि अब जबकि पाकिस्तान में रेट ऑफ इन्फेक्शन भी बढ़ रहा है, जैसे कि PMLN कहती है, ऑपोजिशन कहती है, 1500 से ज़्यादा डेथ्स भी हो चुकी हैं। ईद पर हमने देखा कि लोग जो हैं SOPs को फॉलो भी नहीं करते, माह रमज़ान के आखिर में देखा, ईद पे देखा। तो आप वफाकी हुकूमत के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? देखें, जो कोरोना इशू है सबको पता है, लेकिन आप लॉकडाउन लंबा नहीं चला सकते। आपको लोगों को कारोबार की तरफ लाना है। आप 2 हिट लोगों को नहीं दे सकते। आप सिर्फ अपनी कोऑर्डिनेशन रखें, आप अपने आप को मेडिकल फैसिलिटीज देने के लिए तैयार रखें और लोगों को कारोबार करने दें। लॉकडाउन करके क्या अचीव किया है? ये जितने लोग कोरोना से बचने वाले घरों में बैठे थे, मैंने तो उन्हीं को पॉजिटिव होता हुआ देखा है। बाहर घूमने वाले को तो मैंने कम देखा है। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि अब पूरी दुनिया में कारोबार खुलने शुरू हो गए और पाकिस्तान में भी मैं वेलकम करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और इसकी जरूरत थी। और ये जब एक्टिविटीज शुरू हो जाएगी तो लोगों को कोरोना से भी निपटने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि ये वायरस हर एक यही कह रहा है कि इसने आना है और हर एक ने इसमें आना है, इसकी लपेट में आना है। कुछ लोग अभी आ रहे हैं, कुछ 3 महीने बाद आएंगे, कुछ 6 महीने बाद आएंगे, कुछ साल के बाद। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये अच्छा डिसीजन लिया है। कारोबार अगर आप बंद करते हैं तो जो चैलेंज अब खड़ा होगा, उस चैलेंज के अब जो अकील करीम देदी साहब, जो चैलेंज अब खड़ा होगा, अब जाहिर है ज़्यादा लोग मार्केट्स में होंगे, खुल्लम खुल्ला फिरेंगे। ईद से पहले हमने देखा कि लोग पाबंदियों की बात जो है वो नहीं समझ सकते, उसको आम आदमी उसको नहीं समझ सकता। लोगों ने खुल्लम खुल्ला मार्केट्स में उसकी खिलाफ वर्जी की है। तो अब जबकि कॉन्टैक्ट लोगों से बहुत बढ़ जाएगा, तो जो सूरत हाल डेवलप होगी उसका मुकाबला करने के लिए आप कमर बस्ता है? बिल्कुल तैयारी गवर्नमेंट को करनी है। हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए हैं। ये
ये कोई पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये वबा पूरी दुनिया को लगी हुई है। और ये आप नहीं कह सकते कि ये अभी आप लॉकडाउन खत्म करेंगे तो ये बढ़ जाएगी, ये ऑलरेडी बढ़ी हुई है, ये लोगों के सिस्टम में आई हुई है। भाई आप एंटीबॉडी टेस्ट करवा ले, आपको पता चल जाएगा कि लाखों लोगों को ऑलरेडी है। आप अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाओ, मैं आपको गारंटी देता हूं कि पूरे पाकिस्तान में 20 लाख आदमियों को कोरोना वायरस निकलेगा। और ये वायरस ऑलरेडी लोग खा चुके हैं, बस पता नहीं है लोगों को, टेस्टिंग नहीं हो रही है। जितनी फास्ट टेस्टिंग आप बढ़ाते जाओगे, सिम्टम्स नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि लोगों के अंदर वायरस है, ठीक, मैं समझ रहा हूं। आप ये कह रहे हैं, व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं कि बेसिकली अकील करीम देदी सब ये कह रहे हैं कि वायरस बहुत बड़ी तादाद में 20 लाख 25 लाख पाकिस्तानियों के जिस्म में वायरस मौजूद है। चूंकि आबादी जवान है पाकिस्तान की, इसलिए वो वायरस सिम्प्टोमेटिक नहीं है, उसके सिम्टम्स जो हैं वो नज़र नहीं आ रही। और बात है कि बहुत से डॉक्टर्स और बहुत से जो अपोजिशन के लीडर हैं, बहुत से जो समाजी हल्के हैं, वो खासे परेशान है। जुबैर तोफैल साहब, अकील करीम जैदी साहब के तो दफातर बैंक्स की तरह के हैं, फाइनेंशियल किस्म की इनकी है, एक बड़ी पढ़ी लिखी इनकी वर्क फोर्स है। आप तो एक मेन लाइन इंडस्ट्री जो होती है, केमिकल इंडस्ट्री, जहाँ पे वर्कर है जो निस्बतन कम पढ़ा लिखा है, जो इतना एजुकेटेड नहीं है, उसके साथ आपको डील करना है, सैकड़ों लोगों के साथ डील करना है। आपकी इंडस्ट्री डिफरेंट है, क्या एहतियाती तदबीर आपकी इंडस्ट्री ले रही है और लेगी? देखिए, जहाँ तक हमारी इंडस्ट्रीज़ का ताल्लुक है, एक तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा लोग नहीं होते और उसमें वहाँ पे अपने वर्कर्स को ट्रेन करना बहुत आसान होता है और उनको बताया जाता है कि SOPs जो हैं उस पर अमल दरामद किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैक्ट्रीज़ में और बड़ी दूसरी केमिकल फैक्ट्रीज़ में जो हैं SOPs पे अच्छी तरह से अमल दरामद हो रहा है। वर्कर्स को बताया गया कि उन्होंने क्या क्या करना है, उन्होंने मास्क पहनना है, उन्होंने सैनिटाइज़र यूज़ करना है और उन्होंने एक दूसरे से सर्टन डिस्टेंस पे रहना है। तो जो भी रिक्वायरमेंट है, जो हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन दी, प्लस जो WHO से हमें इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही हैं, तो हमारी इंडस्ट्रीज़ ख़ास तौर पे मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सब इसको फॉलो कर रही हैं। तो केमिकल इंडस्ट्री का इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला कहाँ आता है, ये जो दुकानें और शॉपिंग मॉल हैं, हुकूमत उन्हें एक SOP देती है कि जी आप इतने डिस्टेंस से रहें, आप मास्क इस्तेमाल करें और दूसरी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें, लेकिन वहाँ पर आवाम जो है इतना कोऑपरेट नहीं कर रही है। अभी मैंने आज अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म साहब की तकरीर सुनी और उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि किसी का कारोबार तो बंद नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं कर सकते कि तमाम कारोबार को लॉकडाउन कर दें। आपको चाहिए कि कारोबार भी चले लेकिन एहतियात भी हो और लोगों की सेहत की भी ख्याल रखा जाए। अब अगर जैसे हुकूमत ने फैसला किया, वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि सैटरडे संडे बंद रहेगा, बिल्कुल बंद रहना चाहिए। और उसके बाद 7 बजे तक का टाइम है, ठीक है, शॉपिंग मॉल दुकानें 7 बजे तक खुलें, लेकिन दुकान अगर खुलती भी है, शॉपिंग मॉल खुलता भी है, तो उनको SOPs पर अमल करना चाहिए। जो भी SOPs, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हो या फेडरल गवर्नमेंट के। मौक़िफ़ को सुन के, आप दोनों के मौक़िफ़ को सुन के मैं ये कह सकता हूं कि प्राइम मिनिस्टर का जो फैसला है उसे कम से कम बिजनेस कम्युनिटी के बहुत बड़े हिस्से की सपोर्ट जो है वो शामिल होगी, शायद आवाम के बहुत बड़े हिस्से की भी सपोर्ट शामिल हो। ये और बात है कि पाकिस्तान की जो मेडिकल कम्युनिटी है, जो पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स हैं और जो अपोजिशन की जमातें हैं, वो बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं और वो इसके ऊपर बहुत शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार भी कर रही हैं। और आज भी हम टेलीविज़न प्रोग्राम्स में उनके नुमाइंदों को देखते रहे हैं। अकील करीम बेदी साहब, बिजनेस पे आ जाते हैं। हुकूमत एक अपनी तरह का बहुत ही मुख्तलिफ बजट भी लाने की कोशिश कर रही है। अमेरिका में एक पाकिस्तान का बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, वहाँ कोविड-19 के बाद एक और ही अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई है, जो खुदा बेहतर जानता है कितनी देर तक वहाँ पे चलेगी, उसका क्या इम्पैक्ट होगा फर्दर इकॉनमी के ऊपर। पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, जो पाकिस्तान की कमाई करता है, पाकिस्तान की मैं अपने नाज़रीन के लिए बता दूं कि 2 ही तरह से कमाई होती थी, या एक्सपोर्ट सेक्टर से होती है या फॉरेन रेमिटेंसेस से होती है। बहुत बड़ी जो तादाद में पाकिस्तानी हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं मशरक़ वस्ता में, जहाँ से फॉरेन रेमिटेंसेस आती थी। अमेरिका की भी मार्केट्स बंद पड़ी हैं, तो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड हैं यूरोप से। अकील करीम साहब, ये सूरत हाल अब इस पर हम कहाँ खड़े हैं और इससे निकलना कैसे होगा? देखिए, जो सवाल आपका है उस पर कोई शक नहीं है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस पे एक इम्पैक्ट आएगा, लेकिन मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे ऊपर इम्पैक्ट जो आएगा वो इतना बड़ा नहीं होगा जितना बेनिफिट हमें कम इंपोर्ट होने की वजह से मिल रहा है ना, वो बहुत बड़ा है। तो हमें सिर्फ ये सोचने की जरूरत है कि पाकिस्तान, क्योंकि नेट अगर आप देखें कि हम इंपोर्ट करते हैं, हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री नहीं है, हम इंपोर्ट ओरिएंटेड।
हमारा इंपोर्ट $60 बिलियन का है, हमारी एक्सपोर्ट $23 बिलियन की है, तो हम इसके लूजर नहीं होंगे। $2 बिलियन अगर रेमिटेंस हमारा कम आता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे लेबर्स वगैरह का जो इशू है, बेरोजगारी होगी लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान चाइना के साथ जो अमेरिका की रिफ्ट चल रही है, पाकिस्तान उसका बेनिफिशियरी होगा। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो हमें मिलने जा रहे हैं और या आज मिल रहे हैं। तो वो आपका टेक्सटाइल सेक्टर, आपके बहुत बड़े एक्सपोर्ट के ऑर्डर कैंसिल हुए थे, लेकिन किसी टेक्सटाइल वाले के पास इस वक्त टाइम नहीं है ऑर्डर। मैं ये अकील करीम भाई साहब, मैं ये बहुत महीनों से ये बात सुन रहा हूं, मैंने इसका रिजल्ट तो कोई नहीं देखा। मैं कई महीनों से सुन रहा हूं कि अमेरिका और चीन के ताल्लुकात की वजह से पाकिस्तान को फायदा होगा, मैंने इसका कोई रिजल्ट नहीं देखा। पूरे पाकिस्तान में सारे बड़े जितने भी सप्लायर हैं, जिनके जीन्स के ऑर्डर कैंसिल हुए, डेनिम के ऑर्डर कैंसिल हुए, उनको मास्क के ऑर्डर मिल गए और $150 मिलियन के ऑर्डर मिले। इतने बड़े ऑर्डर तो कभी उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। सैनिटाइजर आपकी एक्सपोर्ट हो रही है। आप भाई पाकिस्तान चेंज हो गया। ये पाकिस्तान इस वक्त रिटेल बिजनेस में बहुत आगे बढ़ रहा है। बहुत सारी, पहले तो हम टेक्सटाइल पे डिपेंडेंट थे, अब हमारी राइस की एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है, हमारी बाकी चीजें भी, हमारी मीट की एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है, हमारी बीफ की एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है। हम बाकी जगह, हमारी आईटी की एक्सपोर्ट भी डबल से ऊपर चली गई है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये एरियाज में हमें काम बहुत ज्यादा मिल रहा है। ये नहीं है कि नहीं मिल रहा। आप फिगर ले, स्टेट बैंक से मालूम कर ले। अखिल मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इस वक्त तो लॉजिस्टिक्स ही नहीं है। आप ये कैसे कह रहे हैं? इस वक्त तो बहुत हद तक लॉजिस्टिक्स ही नहीं है, कार्गो की मूवमेंट ही बहुत कम हो रही है। कार्गो फ्लाइट जा रही है, ये आपको बहुत गलत फहमी है। कार्गो फ्लाइट जा रही है मीट वगैरह की, ये नहीं रुकी हुई है। आपके ऑपरेशन जो बंद है, आपकी पैसेंजर क्या है, कार्गो फ्लाइट आपकी आ रही है, कार्गो लेके जा रही है, तो कोई प्रॉब्लम। आप ये बताएं ना कि अभी ये जुबैर तोफैल साहब, मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है। जुबैर तोफैल साहब, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आपकी इंडस्ट्री तो बहुत हद तक डोमेस्टिक मार्केट का, जो अंदरूनी पाकिस्तान की मार्केट है, उसके साथ इसका ताल्लुक होगा। सप्लाई का आपकी तो शायद एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होगी भी नहीं। जो डोमेस्टिक मार्केट की क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखें, जहाँ तक हमारे केमिकल्स हैं, ये डोमेस्टिक मार्केट में मेजॉरिटी सेल्स जो है डोमेस्टिक मार्केट में है, लेकिन हमारी अब साइजेबल एक्सपोर्ट भी हो गई है। आपको सुन के इस बात की खुशी होगी कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं एक्सपोर्ट के, वो यूएसए में भी जा रहे हैं, यूरोप में भी जा रहे हैं और अफ्रीका में भी जा रहे हैं। यूरोप में सडनली एकदम से एक नई मार्केट क्रिएट हुई है, हम वहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यूएसए में किस तरह से जा रहे हैं, मैंने यूएसए में अपने कस्टमर से पूछा कि आप पहले ये केमिकल्स कहाँ से ख़रीदते थे, तो उन्होंने कहा कि चाइना से ख़रीदते थे, लेकिन चाइना के ऊपर उनकी गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा टैक्सेस लगा दी हैं, जो पाकिस्तान, अगर वो पाकिस्तान से इंपोर्ट करते हैं तो बहुत कम ड्यूटी है, जबकि चाइना से इंपोर्ट करने की सूरत में 20% ड्यूटी है। तो इसकी वजह से, जैसे अकील करीम डेडी साहब ने कहा, सही बात है कि बाज़ एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए नए मौके पैदा हो रहे हैं, हमारे लिए नए मौके पैदा हो रहे हैं। बात यह है कि एक्सपोर्टर्स को थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, उनको देखना चाहिए कि दुनिया में कहाँ चेंजेस आ रही हैं और उस चेंजेस से फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे पास ये जो आप कह रहे हैं अच्छे मौके आ रहे हैं, अमेरिका की हुकूमत के चीन की गुड्स पे ड्यूटीज लगाने की वजह से, अमेरिका की हुकूमत ने जो इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई हैं चीन से इंपोर्ट करने की सूरत में, ये कितने अरसे पहले से ये सूरत हाल शुरू हुई है जिससे कि आपको फायदा हो रहा है और इंपोर्ट ऑर्डर मिल रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल रहे हैं? कितने महीने हो गए? ये तकरीबन 6 महीने से 6 महीने, ये एंड ऑफ लास्ट ईयर जो है यूएस गवर्नमेंट ने टैरिफ्स लगाने शुरू किए चाइना की प्रोडक्ट्स में, और एक वक्त ऐसा है कि उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड सब आइटम्स पे 20% टैरिफ लगा दिए, एक्सेप्ट फॉर फूड आइटम्स और दूसरे बेसिक आइटम्स के। तो वो जो प्रोडक्ट थे वो चाइना से मंगवा रहे थे, वो तकरीबन सब के सब आहिस्ता आहिस्ता इंडिया पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। और ना सिर्फ ये है, इवन यूरोप में भी है। बात ये है कि हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज भी पैदा हो रही हैं। चलिए, ये बात समझ आ गई मुझे, मेरे व्यूअर्स को भी समझ आ गई, लेकिन ये बताएं कि ये तो एक ओवरऑल, आप ठीक है जुबैर साहब, ये तो आप ओवरऑल बात कर रहे हैं ना, लेकिन ये गुज़िश्ता 2 माह में क्या आपकी ये एक्सपोर्ट्स जो हैं ये होती रही हैं? जैसे अकील करीम बेदी कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स हो रही हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एक्सपोर्ट्स होती रही हैं 2 महीनों में?
मेरी एक्सपोर्ट तो पिछले साल से हो रही हैं, मतलब हमारे पास पहले एक्सपोर्टेबल सरप्लस नहीं था, लेकिन अब सरप्लस हो गया है। और हमने 2019 पिछले 2 महीने में क्या एक्सपोर्ट्स हुई है फिजिकली प्रोडक्ट्स की? हाँ हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं, काफ़ी अच्छी तरह होती रही हैं, काफ़ी अच्छी तरह हुई। जी हाँ, बिल्कुल होती रही है। हमारे को सिर्फ एक प्रॉब्लम आ रहा था जिसको आपने आइडेंटिफाई किया। हाँ, मैं थोड़ा सा आपको उस तरफ आता हूँ। आपकी इस मामले में नॉलेज जो है बहुत ही शार्प है और अच्छी है। आप कह रहे हैं जी मूवमेंट में प्रॉब्लम है, उसका डेडी साहब ने फरमाया कि नहीं, वो एयर मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एग्री करता हूँ, एयर में नहीं है, लेकिन जो मटेरियल बाई सी जाता है, कंटेनर्स में जाता है, वहाँ पे प्रॉब्लम थी। बहुत सारी शिपिंग कंपनीज ने जो है वो इंडिया पाकिस्तान में आना कम कर दिया। लेकिन अब पहले ये होता था कि हर वीक में जहाज़ अवेलेबल होता था, अब हर वीक में नहीं होता है, आफ्टर 15-20 डेज होता है। लेकिन फिर भी सूरत हाल ऐसी है कि हम उसको मैनेज करते हैं, हम उसको इंतज़ार करते हैं कि शिप कब आ रहा है, हम उससे एक हफ़्ता पहले जो है अपने गुड्स को पोर्ट पे पहुंचा देते हैं, ताकि जिस वक्त भी शिप अवेलेबल हो तो उस पर लोड होकर फ़ौरन चला जाए। और जनरली स्पीकिंग ये ज़रूर है कि आजकल शिपिंग कंपनियां इतने ज़्यादा इंडिया और पाकिस्तान पे कॉल नहीं कर रही हैं। उसका कुछ उनका कहना है कि उनके पास रिवर्स कार्गोज़ इतने अवेलेबल नहीं होते, या इवन इंपोर्ट के कार्गो नहीं अवेलेबल होते। और इंपोर्ट के बारे में मैं ये कहूँगा, जैसे हमारी इंपोर्ट 2 साल पहले $60 बिलियन तक थी, अब ये कम होकर 50 बिलियन के भी अंदर आ गई है। और एक्सपोर्ट, ठीक है, हमारी एक्सपोर्ट भी मुतासर हुई है, लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ इंपोर्ट में काफ़ी कमी आई है। और आने वाले महीनों में, आने वाले 6 महीने 1 साल में पाकिस्तान की इंपोर्ट्स और काफ़ी कम हो जाएंगी, जो गैर ज़रूरी अशिया हैं। सिर्फ मसला इतना है कि पाकिस्तानी वर्कर्स जो मिडिल ईस्ट में हैं, उनके वापस आने से ज़रूर हमारी जो फॉरेन रेमिटेंस है उसमें कोई सिग्निफिकेंट कमी आएगी। जो लास्ट ईयर 23 बिलियन तक चली गई थी, अब वो बिलो 20 आ जाएगी। ज़रा रुकिए, मैं ब्रेक से पहले अकील करीम जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों जो हैं वो ओवरऑल जो पिक्चर बताते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, वो बताते हैं कोविड-19 के हादसे से पहले, और जो पॉजिटिव पिक्चर आप खींचते हैं वो एक ओवरऑल पिक्चर की खींचते हैं कि इंपोर्ट्स हमारी कम हो रही है। लेकिन बहुत सी इंपोर्ट्स तो हमारी वक्ती जो क्राइसिस खड़ा हुआ है ऑयल मार्केट्स का, जो इस वक्त का क्राइसिस है गुज़िश्ता 2-3 महीने का, उससे भी इफेक्ट हो गई हैं, मजीद कम हो गई हैं। लेकिन आप एक पिछली पिक्चर जो 3 माह की पहली पिक्चर है, उसके ऊपर बाकी सारा सिनारियो बिल्डअप कर रहे हैं। इस वक्त जो डिसरप्शन हुई है एक्सपोर्ट मार्केट्स की, जो जीसीसी कंट्रीज से हमारे लोगों को वापस बुलाने की बात हो रही है, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, दुबई सऊदी अरब में जो है मार्केट्स बंद पड़ी हैं, वो जो सारा इम्पैक्ट है उसकी तरफ इशारा नहीं कर रहे आप अकील करीम भाई? देखें, वो इम्पैक्ट आएगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आएगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है बेरोजगारी हुई थी, लेकिन इसके बाद लोगों को अच्छे खासे ऑर्डर मिले, और जिन जिन लोगों ने अपने एम्प्लॉय को निकाला था उन्होंने फौरन उनको फिर हायर कर लिया। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आज कार्गो जा रहे हैं, बाई शिप, बाई सी भी जा रहे हैं और बाई एयर भी जा रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप स्टेट बैंक से फिगर चेक करें कि ये कोरोना वायरस के बाद क्या काम बंद हो गया है या काम चल रहा है, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि काम चल रहा है, और हर आइटम आपकी एक्सपोर्ट हो रही है। आपका राइस भी एक्सपोर्ट हो रहा है, आपके टेक्सटाइल भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, आपकी बेडशीट भी जा रही है, आपके टॉल भी जा रहे हैं, और ये नहीं है कि नहीं जा रहे, बहुत अच्छी और बड़ी तादाद में जा रहे हैं। आपको सॉक्स के भी बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिले जो पहले कभी नहीं मिले थे, आपको मास्क के भी बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिले, और ये इन दिनों की बात कर रहा हूँ जो आज मुझसे आप बात कर रहे हैं ना, मैं आज की बात कर रहा हूँ, कल जो चला गया उसकी बात नहीं कर रहा। और लोगों का भी इतने बड़े बड़े ऑर्डर है कि अगला पूरे 3 महीने भी वो चलाएंगे तो ये ऑर्डर इनके खत्म नहीं होंगे, मैं ये बता रहा हूँ। और ये ऑर्डर इस वक्त चल रहे हैं, हमने उनसे बहुत शुक्रिया। मैं एक ब्रेक ले लूँ। बहुत दिलचस्प, आप बहुत ही बड़ा ही दिलचस्प पर्सपेक्टिव आप हैं और सही लग रहा है जो कह रहे हैं। ये और बात है कि इससे पहले जो पाकिस्तान के मुमताज़ एक्सपोर्टर्स हमारे प्रोग्राम्स में आते रहे, उन्होंने एक डिफरेंट किस्म की पिक्चर खींची। बहुत सा मीडिया का सेक्शन भी डिफरेंट पिक्चर खींच रहा है, अंग्रेज़ी अखबारात भी डिफरेंट किस्म के अदाद शुमार हमें दिखा रहे हैं। बहरहाल हमारे साथ दोनों पार्टिसिपेंट जो हैं वो खासे कॉन्फिडेंट हैं कि डिसरप्शन का वो इफेक्ट नहीं हुआ है जिसका ख़तरा था। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा इस डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं आफ्टर द ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन वक्फे से पहले आपने देखा कि मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ अपने दोनों पार्टिसिपेंट्स के साथ कि जो कोविड-19 के नतीजे में पाकिस्तान की जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो किस तरह से मुतासर हुई हैं। लेकिन मेरे पार्टिसिपेंट्स का ख्याल है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क इसमें नहीं पड़ा। जो डिसरप्शन है लॉजिस्टिक्स की उसका वो इफ़ेक्ट नहीं है जो पाकिस्तान का अंग्रेज़ी मीडिया या थिंक टैंक्स जो हैं वो हमें मसलसल बता रहे हैं। तो मैं कुछ एदाद व शुमार जो हैं वो आपके सामने लाना चाहता हूँ। अकील करीम दैदी साहब, मेरे सामने ये अंग्रेज़ी अखबारात के बहुत से, जैसे एक ये है कि पाकिस्तान के जो रेमिटेंसेस हैं वो अंडर थ्रेट हैं। 5 बिलियन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट ये कहता है कि $5 बिलियन की कमी जो है वो आ सकती है अगले चंद महीनों में। STPI का ये ख्याल है और अप्रैल में 960 इसमें ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? सॉरी मुझे भाई, ये जो लोग ये जो फिगर देते हैं ना, ये हवा में घूमने वाले लोग हैं। इनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान का रेमिटेंस आता कहाँ से है। वो मेरे भाई, ये पाकिस्तान का रेमिटेंस जो लेबर है उस क्लास से ये पूरा नहीं आता। यहाँ कुछ रेमिटेंस ऐसा भी आता है जिनको लोगों को बिजनेसेस भी करने होते हैं, लोगों को कोई पाकिस्तान में बुकिंग भी करानी होती है। ये सब मिला के ये पूरा पूल होता है। फिर इसमें से यहाँ से कचरा जो दुबई जाता है, दुबई से फिर वापस टीटी लगती है, ये भी सब रेमिटेंस में आता है। तो मेरे भाई, ये जो रेमिटेंस $5 बिलियन ये बता रहे हैं, मुझे नहीं लगता इनकी बात में कोई सदाकत हो सकती है। हमारे मुल्क की एक अच्छी बात है, नेगेटिव खबर को आसमान पे ले जाके बताएंगे और पॉजिटिव खबर को गटर में डाल के बताएंगे। ओ मेरे भाई, ये फिगर इनको बोलो, भाई हमें बताओ तो सही, ये फिगर आपने कहाँ से कलेक्ट किए, कहाँ से कलेक्ट किए? आप आपके स्टेट बैंक में चले जाए, पूरी दुनिया लॉकडाउन है। आप प्रैक्टिकल, पूरी दुनिया, मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी इकोनॉमिक एक्सपर्ट को भी ले लूँ, चूंकि आप तो खैर प्रैक्टिकल बिजनेस की दुनिया के आदमी हैं, आप भी और जुबैर तुफैल साहब भी प्रैक्टिकल लोग हैं। लेकिन बिजनेस देखिए ना, प्रैक्टिकल हमें पता होता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा जा कहाँ रहा है। हमें ये 101% मैं आपको कहता हूँ कि रेमिटेंस में थोड़ी बहुत कमी आएगी। मैं ये नहीं कहता नहीं आएगी, लेकिन ये कमी जो आज आप देख रहे हो ना, वो इसलिए देख रहे हो कि ये लॉकडाउन पूरी दुनिया फेस कर रही है। 1.5-2 महीने से दुनिया में लॉकडाउन हुआ है, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट आएगा। लेकिन ये जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो ये इम्पैक्ट कम हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगा। तो ये जो पाकिस्तानी थिंक टैंक कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट वगैरह, ये एदाद शुमार $5 बिलियन की कमी अगले चंद माह में, ये सही नहीं आपको लगती? आपको लगता है कि ये मुबालगा आ रही है? किताबी लोग हैं, ये किताबी लोगों को मेरे साथ बिठाओ ना, मैं इनको बता दूं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इनको ज्यादा मैं समझाऊंगा। यही तो सारे एक्सपर्ट है जो कह रहे थे पाकिस्तान चल ही नहीं सकता, 3 महीने में पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। उनको बोलो भाई कितना डिफॉल्ट हुआ है, आज ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया पाकिस्तान। हमारे मुल्क के बाबा, हमारे जितने। अच्छा, मेरे साथ रुकिए। डॉक्टर इकरामुल हक साहब को मैंने रिक्वेस्ट की है फौरी तौर पे, डॉक्टर इकरामुल हक साहब को। भाई साहब, जो मोहित भाई एक बात मुझे बता रहे थे, इसके बाद आप आगे जाए। एक बात मैं कहना चाहूंगा, आपने ब्रेक से पहले एक बात की थी कि पाकिस्तान के जितने एक्सपोर्टर आते हैं और टीवी पे आके बोलते हैं कि हमारे तो बेड़ा गर्क हो गया। ओ भाई, उनको सब्सिडी लेनी है गवर्नमेंट से, उनको पैसे लेने भाई। तो हमारी, आप मुझे इनको बोलो ना, जब लॉकडाउन हुआ तो ये चीखे मार रहे थे कि हमारी फैक्ट्रियां खुलाओ। जब भाई इनके पास ऑर्डर नहीं है तो फैक्ट्रियां बंद रहे तो। सही है। अच्छा, अब जरा मुझे इसमें लेने दीजिए डॉक्टर इकरामुल, जो पाकिस्तान के एक प्रोमिनेंट पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, टैक्सेशन के मैटर्स को डील करते हैं। मुझे इस वक्त फोन लाइन पे उन्होंने ज्वाइन किया। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबारात में और थिंक टैंक्स में मसलसल ये एदाद शुमार दिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के रेमिटेंसेज में भी कमी आ जाएगी, एक्सपोर्ट्स में भी बहुत कमी आ जाएगी। लेकिन जो प्रैक्टिकल बिजनेस के लोग हैं, मेरे साथ जुबैर तुफैल साहब हैं जो तुफैल केमिकल्स को हेड करते हैं, अकील करीम दैदी साहब हैं जो ट्रेजरी मार्केट्स को डील करते हैं, उनका ख्याल है कि ये एदाद शुमार एग्जैजरेटेड हैं। दर हकीकत पाकिस्तान की इकॉनमी को उस किस्म का झटका नहीं लगा। अब बजट आ रहा है, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत अपने एदाद शुमार और हदफ जो हैं उनको हासिल कर पाएगी टैक्सेशन? मेरा भी ख्याल कि ये जो ऑप्टिमिज्म है, इसकी कोई ऐसी बेसिस है जिसकी हम कोई प्रैग्मेटिक एनालिसिस, क्योंकि अनसर्टिनिटी इतनी ज़्यादा है और यूरोप में जो हमारा बना हुआ माल है वो उन्होंने कहा कि 3 महीने आप हमें नहीं भेजेंगे। अब ये साइकिल के अंदर जो नीचे लोगों को इंटरेक्ट एक्सपोर्टर्स के पैसे देने हैं, FBR अगर फंड इशू कर भी देता है
तो आप बिजली के बिल देंगे, आप जो है वो फैक्ट्री को रनिंग हालत में रखने के लिए कहेंगे, तो बहुत सी जगहों पे इवन सैलरीज भी पे नहीं हुई। तो सिनेरियो जो है वो ऐसा नहीं है कि हम उसके ऊपर बहुत ज्यादा इत्मीनान का इजहार कर सके, क्योंकि कल ही मुझे सियालकोट के कुछ एक्सपोर्टर्स ने कहा कि हमारा झगड़ा उन लोगों के साथ शुरू हो गया है जिनका जो मेरा अपना कैपिटल 3 करोड़ था और मैंने 5 करोड़ का उनका कैपिटल। जाहिर है कि इसमें नीचे जो है वो एक पूरी सप्लाई चेन होती है। अब वो 30 डेज का उनके साथ या 60 डेज का आपका क्रेडिट है कि जैसे ही मुझे पैसे बाहर से आ जाएंगे और मैं आपके साथ सेटल कर लूंगा, अब वो नहीं आ रहे। ठीक है, दोनों एक मुसीबत में है। मेरे पास पड़ा हुआ एक्सपोर्ट का माल है, मैं कहाँ भेजूं, और जिनके मैंने पैसे देने हैं वो कहिए। मैं आपको ये रेयर आप बता रहे हैं क्योंकि आप तो डील कर रहे हैं एक्सपोर्टर इंपोर्टर से, उसके टैक्स के मामला को डील कर रहे हैं। अब जरा इस पे जुबैर तोफैल साहब का पर्सपेक्टिव ले लीजिए। जुबैर साहब, अब हमारे पास एक ऐसा पर्सपेक्टिव भी आ गया है जहां एक ऐसे एक्सपर्ट जो डील कर रहे हैं प्रैक्टिकली एक्सपोर्टर इंपोर्टर के साथ रेवेन्यू से डील कर रहे हैं, वो समझते हैं कि आप लोगों की जो ऑप्टिमिज्म है उसकी प्रैग्मेटिक बेसिस कोई नहीं है। देखिए, मैं जो अकील करीम रेड्डी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने जो आखिरी हिस्से में कहा है मैं उससे थोड़ा सा डिफ़र करता हूँ। रेड्डी साहब ने जितना रोज़ी पिक्चर दिखाई है उतनी ज़्यादा रोज़ी पिक्चर है नहीं। एक तो डेफिनेट बात है कि रेमिटेंसेस में कमी आएगी। अच्छा। 23 बिलियन डॉलर्स जो आपकी रेमिटेंस लास्ट ईयर में आई थी वो इस साल जो है उसमें खातिर ख्वाह कमी होगी। मेरे पास एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है कि ये 5 बिलियन डॉलर कम होगा या 4 बिलियन होगा या 3, लेकिन मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि फॉरेन रेमिटेंस में साइजेबल कमी आएगी। अच्छा, अब वो क्या होगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो डेफिनेटली बिलो 20 बिलियन डॉलर्स तक जाए, बिलो 20 बिलियन होगी। उसमें कुछ और वजूहात भी हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो मिडिल ईस्ट से वापस आ रहे हैं, उनके जॉब्स ख़त्म हो रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये आप देखें कि सऊदी अरब की अपनी इकनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं हैं। उन्होंने 1 जुलाई से वैट जो पहले 5% था अब वो 15% हो जाएगा 1 जुलाई से। इसका मतलब है कि जो हमारे लोग वहाँ पहले कोई चीज़ ख़रीदते थे जिसमें 5% टैक्स था वो 15% टैक्स होगा, तो उसके पास जो अवेलेबल इनकम होगी खर्च करने के लिए वो 85% रह जाएगी। तो इस वजह से जो आपकी रिमिटेंस वहाँ से कम होगी। अब रहा दूसरी बात, लेकिन कई बाज़ जगह पे ऐसी भी सूरत हाल है कि जहाँ से आपकी सिचुएशन बेटर होगी। वो क्या है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हुई हैं, तो उसका बेनिफिट हमें आएगा। वो हमारी जो 15 बिलियन डॉलर्स की जो इंपोर्ट्स थी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, मेरा अपना अंदाज़ा है कि ये अच्छा, जरा मुझे लेने दीजिए अकील करीम रेड्डी साहब को इस पे। अकील करीम साहब, आपकी जुबैर तोफैल साहब से ही नहीं है, बहुत अच्छी सलाम दुआ और दोस्ती हमारे सबके साथ भी है, पूरे पाकिस्तान के साथ है। ये जो बैलेंस बहुत अच्छी है, मैंने कहा बहुत अच्छी है, आप गलत कह रहे हैं, मैंने कहा बहुत अच्छी है, बहुत नहीं आप, मैं वही कह रहा हूं कि अच्छी दोस्ती है आपकी। जो आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट की जो हमारा इंपोर्ट बिल है उसकी कमी के ऊपर आपने अपना आर्गुमेंट बिल्डअप किया है, तो कोई बैलेंस तो करना पड़ेगा ना। जो लोग बेचारे वापस आ रहे हैं, दुबई से वापस आ रहे हैं, अबू धाबी से वापस आ रहे हैं, कतर से वापस आ रहे हैं, सऊदी अरब से वापस आ रहे हैं, जो वहाँ पे टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, उनकी अवेलेबल डिस्पोजेबल इनकम थोड़ी हो गई है, इन सब चीज़ों का भी तो इफेक्ट होगा ना। उसको आप काउंट नहीं कर रहे शायद। आप किससे सवाल, मुझसे कर रहे हैं सवाल? ये सवाल नहीं, मैं अकील करीम रेड्डी साहब से सवाल पूछा है, आपका कमेंट ले लूं फिर मैं डॉक्टर साहब की। मैं ये बात आपकी इत्तेफाक करता हूं कि ये सब कुछ होगा, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में लोग बता रहे हैं शायद ना हो। हमारे मुल्क के कोई बड़ी जॉब पे लोग नहीं बैठे हुए, हमारी तो लेबर बैठी हुई है और लेबर की जरूरत सबको ही रहेगी। ये पॉसिबल नहीं है कि या आपकी छोटी लेबर की जरूरत ना हो। हाँ, इम्पैक्ट आएगा इंडिया के ऊपर, बड़ा इम्पैक्ट उधर आएगा, उनके वैसे ही अपने हालात खराब हो गए। लेकिन पाकिस्तान की जो लेबर जितनी मेहनत करती है और जितनी मेहनती लेबर है, आप यकीन से मैं कह सकता हूँ कि कुछ लोग जरूर वापस आएंगे, लेकिन कोई बहुत बड़ी तादाद में वापस नहीं आएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि जो पहले प्लानिंग हो रही थी कि 2 से 3 लाख लोग पाकिस्तान से वापस जाएंगे, कतर जाएंगे, फला जगह जाएंगे, हो सकता है वो डिले हो जाए फॉर द टाइम। लेकिन मैं ये बार बार जो कह रहा हूँ ना कि आपको मैं कंपनियों के नाम दे रहा हूँ, आप गुलेम्बस से चेक करें, आप इंटरलूप से चेक करें, आप मसूद टेक्सटाइल से चेक कर लें,
आप जो टॉल बनाते हैं उनसे मालूम कर ले, जो बेडशीट बनाते हैं उनसे मालूम कर रहे, किसी के भी ऑर्डर ठीक है। खत्म नहीं हुए, बल्कि ठीक। बढ़ के आ रहे हैं और बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट हो रही है। ठीक, आप बड़ी पॉजिटिव बात है, कंपनी के शेयर्स की बड़ी पॉजिटिव बात है, बड़ी पॉजिटिव बात है। मैं ठीक, डॉक्टर इकरामुल हक साहब, मैं सिर्फ ये बता दें, 2 मिनट मेरे पास रह गए हैं, 2 मिनट से भी कम है, कि जो हमारे टैक्सेस का अहदाफ था फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, जो मसलसल नीचे आ रहा था, अब वहां क्या सूरत हाल होगी इस वक्त, अगले 1 महीने के बाद क्या पिक्चर आएगी? जी, उनका अब उन्होंने देखिए 5.5 ट्रिलियन से हमने शुरू किया था, अभी कोविड का तो हमें पता नहीं था, और फिर करते करते हम 3.9 ट्रिलियन पे आ गए हैं। और वो 3.9 ट्रिलियन भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आखिरी महीने में अगर हमें 372 बिलियन चाहिए वो नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी इंडस्ट्री को, हमारे बिजनेसेस को चलते, तो टैक्स तो आपके यहाँ बहुत बड़ी शॉर्टफॉल आएगी। और ये कर्व 3 साल से अभी नहीं हुआ, पीछे भी हमने कोई 3848 बिलियन किया, उससे पहले हमने 3828 किया, और इस दफा भी बहुत ज्यादा हुआ। तो आप इसी कर्व के अंदर रहेंगे। तो जहाँ तक ये उम्मीद थी कि IMF जब आई तो पता नहीं उनके जेहन में क्या बात थी कि 5.5 एकदम से हमने इतनी, आप तो सोचिए तो नहीं था, मगर 42% की ग्रोथ तो हमारी इकोनॉमी में इस टैक्स की कौन सी लीकेजेस थी जिसकी वजह से ये वादा किया गया था, चलिए उसको फिर कम करके 5.3 किया गया। तो मेरा ख्याल है कि इस मौके के ऊपर हमारा जो डेफिसिट है वो तो 10% से ऊपर जाए ही जाएगा। मगर मुझे डेफिसिट का इतना मसला नहीं है, क्योंकि आज की इकोनॉमी के अंदर अब ये जो रवायती बहसें थी कि आपका अच्छा, वक्त मेरा खत्म हो गया डॉक्टर साहब, करना है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, वक्त मेरा खत्म हो गया। ये 3 डिफरेंट किस्म के पॉइंट ऑफ व्यू नाज़रीन इस हवाले से कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्योंकि बनाने वाला है, और आज बहुत अहम ऐलानात भी हुए हैं इकोनॉमी खोलने के हवाले से, किस हद तक पाकिस्तान की इकोनॉमी मुतासर हुई है, किस हद तक उसको नुकसान हुआ है। ये बहस आपने 3 डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू देखे, फैसला आपका है। कल फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।